हाय गाइस, नेक्स्ट में आज हम लोग बात करेंगे डेटा फेचिंग की। हालांकि इसका नाम डेटा फेचिंग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका नाम होना चाहिए डेटा क्वेरी या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। डेटा फेचिंग नाम सुन के लगता है कि सिर्फ ये फैच ही करेगा, मतलब रिट्रीव करने का काम करेगा। मतलब ऐसा जनरल वर्ड ये यूज़ किया जाता है फेचिंग, कि डेटा फेच करने वाले हैं। बट ये फेचिंग के अलावा ये और भी काम करते हैं। जैसे डेटा अगर पुश करना हो, मतलब पोस्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, तो उस तरह के काम भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं समझता हूँ इस वर्ड को लिया गया होगा फेच एपीआई से, बिकॉज उसने इन लोगों ने उसका यूज़ किया होगा, इसी वजह से इसका डेटा फेचिंग ही नाम रख दिया। लेकिन कोई नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता है। बात करते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट में प्रोवाइड करता है यूज फेच, यूज लेजी फेच, यूज एसिंग डेटा और यूज लेजी एसिंग डेटा टू हैंडल डेटा फेचिंग विद इन एप्लीकेशन। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन में डेटा फेचिंग का काम करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं यूज फेच, यूज लेजी फेच, यूज एसिंग डेटा या फिर यूज लेजी एसिंग डेटा। यहाँ पर आपको एक्सियोस अलग से इंस्टॉल करके उसको यूज़ करने की, फिर फेच एपीआई को यूज़ करने की, या फिर अदर कोई अगर मॉड्यूल है उसको यूज़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्ट इन मिल जाता है ये फीचर, जिससे आप अपना डेटा फेचिंग का काम कर सकते हैं। सो एक्सियोस वगैरह यूज़ करने की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से। यूज़ फेच, यूज़ लेजी फेच, यूज़ एसिंग डेटा एंड यूज़ लेजी एसिंग डेटा ओनली वर्क्स ड्यूरिंग सेटअप और लाइफ साइकिल। ऑल 4 हुक्स, जो 4 हुक्स हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यूज़ फेच, यूज़ लेजी फेच, यूज़ एसिंग डेटा, यूज़ लेजी एसिंग डेटा, ये इन हुक्स की बात की जा रही है कि ऑल 4 हुक्स कैन बी यूज्ड ऑन बोथ दी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इन Nux3, बट दे आर डिजाइंड फॉर डिफरेंट यूज केस। जैसे कि यूज फेच एंड यूज लेजी फेच आर प्राइमरली यूज फॉर क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, while use async data and use lazy async data are primarily used for server side data fetching। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग करते हैं तो आप यूज़ फेच यूज़ कीजिए, और अगर सर्वर साइड आपको करना है तो यूज़ एसिंग डेटा कीजिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये चारों के चारे सर्वर साइड में भी काम करेंगे और क्लाइंट साइड में भी काम अच्छे तरीके से करते हैं। इसको ऑन ऑफ करने का प्रॉपर्टी दिया गया है कि आप सर्वर साइड में अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। इन एसएसआर मोड, जिसे सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं, उसका मतलब क्या थोड़ा सा समझ लीजिए। इन एसएसआर मोड क्या होता है कि डेटा इज फैच्ड ऑन द सर्वर साइड बिफोर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड and the result is included in the HTML response that is sent to the client। तो इसमें क्या होता है SSR मोड में कि डेटा हमारा फैच होता है सर्वर साइड पे कंपोनेंट रेंडर होने से पहले, और डेटा जो हमारा फैच होना था वो सर्वर साइड पे हमारा फैच हो गया। अब वह डेटा हमें HTML के रिस्पॉन्स के साथ प्राप्त हो जाता है हमारे क्लाइंट में, यानी कि हमारे ब्राउजर में। बात करते हैं पहले यूज फेच की। विद इन योर पेज कंपोनेंट एंड प्लगइन यू कैन यूज फेच टू यूनिवर्सली फेच फ्रॉम एनी URL। किसी भी URL से, चाहे एक्सटर्नल आपका URL हो, किसी API पे आप हिट करके डेटा फेच करना चाहते हो, या फिर Nux3 आपको खुद का API भी क्रिएट करना दिखाता है, मतलब फीचर में प्रोवाइड करता है। आप खुद का API भी हो, इंटरनल API भी हो, तो इंटरनल API क्या चीज़ होता है, वह भी एक एक्सटर्नल API की तरह ही काम करता है। वो API होता है नॉर्मल, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ होता नहीं है। सो API हमने बनाया और उस API से मुझे डेटा फेच करना है, तो मैं इस यूज फेच का यूज़ कर सकता हूँ। और इसका यूज़ आप पेजेस में कर सकते हैं, आप कॉम्पोनेंट्स में कर सकते हैं, और प्लगइन्स में भी कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ की बेस्ड on URL and fetch options, provides type hints for request URL based on server routes and inferred API response types। तो यह एक की बेस्ड, मतलब एक की हमें जनरेट करके दे देता है अगर आप यूज फेच का यूज़ करेंगे तो। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। आप लिखते हैं यूज फेच, फिर आप URL लिखिए, अपना जो API का URL होता है उसको लिखना है, उसके बाद आप ऑप्शंस यहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि जो पैरामीटर्स हमारे थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, उसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो URL का मतलब हो गया कि URL इज द URL टू फेच एंड ऑप्शन इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग बिलो प्रॉपर्टीज। URL में मतलब जो भी URL आपको रखना हो आप रख लीजिए, कोई भी URL हो वो आपका काम करेगा, मतलब वो एज अ वैल्यू आप लिख सकते हैं URL के तौर पर। लेकिन जो हमारा ऑप्शन जो मैंने आपको दिखा, दूसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट था या फिर पैरामीटर था, उसमें बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे की मिल जाता है, आप एक यूनिक की दे सकते हैं, अ यूनिक की टू इंश्योर दैट डेटा फेचिंग कैन बी प्रॉपरली डी अक्रॉस रिक्वेस्ट। If not provided, it will be generated based on the static code location where use async data is used। So अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक जनरेट करके दे दिया जाएगा, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात, मतलब है ये ऑप्शनल। उसके बाद आप मेथड इसमें लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट मेथड, कि आप किस तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब उस URL पे जैसे गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, पुट रिक्वेस्ट होता है, पैच रिक्वेस्ट होता है, डिलीट होता है डिलीट करने के लिए। तो इस तरीके की कौन सी रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग गेट करते हैं डेटा फेच करने के लिए, तो आप गेट नहीं भी लिखते हैं तो भी ये गेट मान के चलता है। लेकिन अगर आपको पोस्ट, अपडेट या डिलीट
इस तरह के ऑपरेशंस करने हैं कि फिर आपको उसका जो रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट मेथड होता है वो आपको लिखना पड़ता है। बहुत ही बेसिक है, मैंने बताया कई बार इसको, तो यहाँ पर उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कौन कौन सा रिक्वेस्ट मेथड होता है और किस किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको जानना है तो आप मेरे एक्सयूज का वीडियो देख सकते हैं, आप मेरे फेच एपीआई का वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है। उस केस में ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ते हैं वैसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेरी, एड्स क्वेरी सर्च पैराम्स टू यूआरएल स्ट्रिंग यूएफओ। सो क्वेरी आपका अगर कोई हो यूआरएल पे तो उसके लिए अगर आप देना चाहते हैं वैल्यू तो आप यहाँ पर क्वेरी में दे सकते हैं। फिर पैराम्स हो तो वह भी आप दे सकते हैं, क्वेरी का ही एलियास इसको कहा जाता है। बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंगिफाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड। बॉडी जो रिक्वेस्ट बॉडी जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट आप करते हैं, पोस्ट के डेटा हमें फॉर्म में मिला और उस फॉर्म का डेटा हम लोग एपीआई के थ्रू अपने बैकएंड में भेज रहे हैं, तो रिक्वेस्ट बॉडी में वो फॉर्म का डेटा जाता है, तो वहाँ बॉडी के साथ रिक्वेस्ट बॉडी ऑब्जेक्ट बनाकर आप इसको लिख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंगिफाई करके आपको देता है, यानी कि आपको स्ट्रिंग फाइल लगाना नहीं पड़ेगा। ये सारी फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेक्स्ट 3 में, बजाय किसी थर्ड पार्टी के जैसे एक्सीओस वगैरह यूज़ करने के। इसके बाद हेडर्स, आप रिक्वेस्ट हेडर्स जैसे आपका क्या कंटेंट टाइप है या फिर ऑथराइजेशन अगर आपका है तो ऑथराइजेशन आप पास कर सकते हैं अपने हेडर्स में, वो ऐसी चीज़ें। दूसरी जैसे हमारा बेस यूआरएल है और फिर सर्वर है एक प्रॉपर्टी, वेदर टू फेच द डेटा ऑन द सर्वर, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, यानी कि सर्वर में फेच होता है और हमें रिस्पॉन्स के तौर पर एचटीएमएल पेज के साथ हमारा जो फेच डेटा तो वह मिलता है। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो फिर सर्वर में नहीं होगा, सिर्फ क्लाइंट पे होगा। लेजी triggers navigation before the handler is resolved by setting the lazy option true। सो आप चाहते हैं लेजी को अगर ट्रू करना तो आप कर सकते हैं। सो हैंडलर आपका रिजॉल्व हो उससे पहले ये ट्रिगर होता है, इसी मतलब नेविगेशन आपका ट्रिगर होता है। तो अगर आपको ये वाला फीचर चाहिए होता है आप लेजी ट्रू कर सकते हैं, बट हमें एक फंक्शन मिलता है यूज लेजी फेच, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करने के बजाय। इमीडिएट व्हेन सेट टू फॉल्स विल प्रिवेंट द रिक्वेस्ट फ्रॉम फायरिंग इमीडिएटली, डिफॉल्ट इज ट्रू। तो इमीडिएटली फायर होने से इसको रोकता है अगर आप इसको फॉल्स सेट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। जैसे पेज जैसे आए वैसे ही हमारा ये हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट फायर हो जाना चाहिए। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो उसके समय इसको फॉल्स कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट में एक फैक्ट्री फंक्शन आप लिखते हैं, और फैक्ट्री फंक्शन टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द डेटा before the async function resolve, particularly useful with the lazy true option। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है a function that can be used to alter handler function result after resolving। आपका कोई अगर जैसे डेटा है उस डेटा को अगर आप अल्टर करना चाहें, जो डेटा आपको मिल रहा है रिक्वेस्ट करने के बाद उस डेटा को अगर आप अल्टर करना चाहते हैं, मे बी ऑब्जेक्ट में है तो उसको एरे में बदलना हो, फिर एरे से ऑब्जेक्ट में बदलना है, फिर कुछ भी अगर आपको अल्टरेशन करना तो उस केस में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके और उसमें एक फंक्शन के, तो ये एक फंक्शन लेगा तो उस फंक्शन पे आप वो काम कर सकते हैं, फिर रिजल्टेड आपको डेटा मिलेगा रिटर्न होकर। उसके बाद पिक होता है एक, ओनली पिक स्पेसिफाइड की इन दिस एरे फ्रॉम द हैंडलर फंक्शन रिजल्ट। सो अगर आपका अगर एपीआई है जिसपे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट जिसमें प्रॉपर्टी होगा आईडी, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस, फिर होगा रेटिंग, और क्या क्या होता है प्रोडक्ट के लिए, इमेजेस, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट थंबनेल, ये सब। बट मुझे इतना सारा प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, मुझे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए, इससे मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए यहाँ यूज़ करने के लिए। जब उसको पिक में बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट कॉट के साथ में, यानी कि ये स्ट्रिंग का एरे लेता है, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे आईडी चाहिए, तो डबल कोट के अंदर आईडी लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, डबल कोट का आईडी लिख दिया, फिर आप टाइटल लिख सकते हैं कॉमा देकर, फिर आप लिख सकते हैं कॉमा देकर डिस्क्रिप्शन, ये आप लिख सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एपीआई मोस्टली ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करते हैं, मतलब एक एरे रहता है उसके अंदर में ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं तो वो रिटर्न करते हैं, तो उसको आपको ट्रांसफॉर्म का यूज करके पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये अनडिफाइंड आपको बता सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वॉच रिएक्टिव सोर्स टू ऑटो रिफ्रेश, यानी कि आपने कुछ चेंज किया, आपका रिएक्टिव है, अगर आपको चेंज होता है डेटा में तो वह ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए हमारा, उसके लिए वॉच का यूज करते हैं। वॉच का हमने पढ़ा होगा व्यू में, आई बिलीव व्यू 3 में, वॉच बहुत ही डिटेल में। सो यूज फेच रिटर्न वैल्यू की ये क्या रिटर्न करता है, ये कर यूज फेच हमने लगाया, यूआरएल लगाया, ऑप्शन भी दे दिया, एपीआई हमारा कॉल हो गया, ये रिटर्न क्या आएगा मेरे भाई, तो रिटर्न आएगा आपका डेटा, जो पहला प्रॉपर्टी इसमें रिटर्न वैल्यू है वह है डेटा, द रिजल्ट ऑफ द एसिंक्रोनस फंक्शन दैट इज पास्ड इन। जो डेटा आना होता है, जैसे कि एपीआई पे हमने कोई प्रोडक्ट का आपने रखा होगा रिटर्न करते तो वह प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको पेंडिंग एक प्रॉपर्टी मिलती है, बूलियन इंडिकेट वेदर द डेटा इज स्टिल बीइंग फेज्ड, यानी कि अभी भी फेज्ड हो रहा है, समय लग रहा है, पेंडिंग है, तो आप पेंडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको लगा सकते हैं इफ़ में कि भाई पेंडिंग में है तो लोडिंग दिखाओ, इस तरीके से एक लोडिंग घूमता हुआ दिखाओ, ऐसे सिंपल गोल घूमता हुआ, तो वह आप पेंडिंग प्रॉपर्टी के साथ यूज़ करके उसको इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिफ्रेश को ही एग्जीक्यूट आप कह सकते हैं, अ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू रिफ्रेश द डेटा रिटर्न्ड बाय द हैंडलर फंक्शन।
जो हैंडलर फंक्शन में रिटर्न करता है उस डेटा पर आपको रिफ्रेश करना होता है किसी भी वजह से, तो आप रिफ्रेश इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये एक फंक्शन, अब फंक्शन दैट कैन बी, ये फंक्शन की तरह काम करेगा। एरर, एन एरर ऑब्जेक्ट इफ द डेटा फेचिंग फेल्ड, अगर डेटा फेचिंग फेल्ड हो गया किसी वजह से, आपने यूआरएल गलत दे दिया अपना एपीआई का, या फिर रिक्वेस्ट पे सही तरीके से रिक्वेस्ट जा नहीं पा रहा, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जा नहीं पा रहा, तो जो भी एरर आएगा आपको एरर प्रॉपर्टी पे मिलेगा। ये 4 है, 1 2 3 4, और इसी तरह हमें काम करना होता है जब भी यूज फेच यूज करेंगे तब। इसके अलावा हमारे पास है यूज लेजी फेच, ये भी देख लीजिए थ्योरी, फिर मैं आपको एक ही बार प्रैक्टिकल दिखा दूंगा सारा का सारा थ्योरी देख लीजिए, फिर सारा प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है। तो दिस कंपोजेबल बिहेव्स आइडेंटिकली टू यूज फेच विद द लेजी ट्रू ऑप्शन सेट, आप उसको भी लेजी बना सकते थे, आप ये लेजी करके आपको मिल रहा है तो आप उसमें लेजी ट्रू कीजिए, या फिर आप यूज लेजी इसको यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर है यूज फेच के, जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिखाए, रिटर्न वैल्यू दिखाया, सब का सब इस पर भी लागू होता है। इन अदर वर्ड्स द एसिंक फंक्शन डज नॉट ब्लॉक नेविगेशन, डज नॉट ब्लॉक नेविगेशन, ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसका मीनिंग क्या होता है। That means you will need to handle the situation where the data is null or whatever value you have provided in a custom default factory. Use lazy fetch has the same signature as use fetch. सेंटेंस इसका होता है बिल्कुल उसी के तरीके से, यूज लेजी फैच आपने लिखा, फिर यूआरएल, और यहाँ पर आप ऑप्शंस लिखते हैं। अब इसमें थोड़ी सा एक चीज समझने की बहुत ही मेन चीज है जो आपको समझना पड़ेगा इन दोनों में, यानी कि यूज फेच और यूज लेजी फेच, या फिर यूज फेच में अगर आप लेजी ट्रू करते हैं उस केस में भी क्या डिफरेंस है। यूज फेच और यूज लेजी फेच में दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं कौन सा यूज करूं किस केस में, ये आपको जानना चाहिए। तो यूज फेच और यूज लेजी फेच सिमिलर है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी सेम है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स दोनों का सेम है, प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग सेम है, बस एक नेचर है जो अलग है। क्या अलग है, यूज फेच में लेजी फॉल्स करके आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपको लेजी ट्रू करके मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं कि द एसिंक फंक्शन डज नॉट ब्लॉक नेविगेशन, ये नेविगेशन को ब्लॉक नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आपने मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से एग्जाम समझिए कि हमारे पास एक वेबसाइट है, जिसपे वेबसाइट पे है एक है अबाउट पेज और एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। अभी जब आप अबाउट पेज पे होते हैं और अबाउट पेज से जब आप प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो प्रोडक्ट पेज पे 5 कंपोनेंट है, जिसमें से 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जो इनिशियली दिख जाए तो यूजर को संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जिसको रेंडर होने में समय लगेगा, बिकॉज उस पर डेटा आना है कहीं से और बहुत सारा डेटा आना है, उसमें समय लगने वाला है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वेट कीजिए कि प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करके यूजर वेट करे फिर उसको सारे कंपोनेंट्स एक साथ दिख जाए, या फिर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप उस पर क्लिक करवाइए, यूजर जैसे ही क्लिक करेगा उससे जो 3-4 कंपोनेंट है जो कि इनिशियली उसको दिखना चाहिए वो दिख जाएगा, लेकिन जो एक कंपोनेंट जिसपे कि डेटा आने में समय लगेगा उसको आप समय दीजिए जितना भी लग रहा है, और जब डेटा आएगा तो वह दिखा देगा। इससे क्या होता है कि जो आपका जो रिक्वेस्ट जाकर जो रिस्पॉन्स आने का जो टाइम होता है वह सेव होता है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझिएगा कि यूज फेच मैंने यूज किया, ठीक है, यूज फेच यूज करके मैंने एक एपीआई कॉल किया, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स है वह जब तक रिस्पॉन्स पूरा आ नहीं जाता तब तक वह पेज आपको दिखेगा नहीं, वो उतना समय लेगा, उसके बाद आपको पेज दिखाई देगा। यूज लेजी फेच में क्या होता है कि जब आप यूज लेजी फेच का यूज करके जब आप एपीआई को कॉल करेंगे तो वह आपके पेज को दिखा देगा, आपका जो प्रोडक्ट पेज है वह दिखा देगा, लेकिन डेटा आने में जो समय लगेगा वो आपको वहाँ दिख जाएगा कि भाई अभी तक डेटा आया हुआ नहीं, अभी लोडिंग में है, डेटा आ रहा है। इससे फायदा ये होता है कि यूज फेच में आपको यूजर को इंतजार करना पड़ेगा। यूज फेच में मान लीजिए कि 5 कंपोनेंट है, ये जो 5वां कंपोनेंट है ये सिर्फ डेटा हमारा फेच कर, लेकिन अगर आपने यूज फेच इसको डेटा फेच करने में 5 सेकंड लगता है या फिर 10 सेकंड लगता है इसको डेटा फेच करने में, ठीक है। तो जब कोई यूजर क्लिक करता है, अभी यूज फेच हम लोग यूज करें, ध्यान रखिए जब कोई क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पेज पे तो क्या होगा, ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता पूरा टास्क, यानी कि 10 सेकंड जब तक ये ले नहीं लेता, और इतना एक सेकंड ये 4, तो यानी कि 14 सेकंड जब तक पूरा हो नहीं जाएगा तब तक पेज पे कुछ भी नहीं दिखेगा, यूजर को ब्लैंक दिखेगा उसको। लेकिन जब आप यूज लेजी फेच यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये तो 10 सेकंड लेगा, लेकिन इन सबको तो एक सेकंड में ही ये हो जाना है। ये 4 सेकंड मान लीजिए कि सबको 4 को मिला के 4 सेकंड मान लीजिए, तो यूजर को क्या होगा, यूजर को प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेगा 4 सेकंड में उसको ये चारों दिख जाए, और ये जो कि 10 सेकंड लेने वाला है तो ये थोड़ा 10 सेकंड की थोड़ा सा डिले होने के बाद दिखेगा, इनिशियली उसको ये दिख जाने वाला है। यहाँ पर यूजर को वेट नहीं करना पड़ता 14 सेकंड, वो सिर्फ 4 सेकंड वेट करेगा और इसको ये 4 चीजें दिख जाएंगे, फिर उसको
ये वाला दिखेगा, यानी कि जिसको 10 सेकंड चाहिए तो वह आएगा तभी तो दिखेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। अभी यूज़ लेज़ी फेच का एक और इस्तेमाल अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा जो पेज है उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है एक स्क्रीन का कितना होता है, इतना 14 इंच का होता है या फिर 15 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी होता है 8 इंच 10 इंच जितना भी होता है उतना, तो यूज़र उतना दिखता है, पहले उसको उतना ही नज़र आता है। और जब तक स्क्रॉल डाउन ना करे तब तक वो नीचे जाएगा नहीं। तो नीचे जो कॉम्पोनेंट होता है जिस पर डेटा आना होता है उसको हम लोग यूज़ लेज़ी फेच उस जगह पर यूज़ करते हैं, बिकॉज इनिशियली यूज़र को स्क्रीन पे दिख जाता है कुछ ना कुछ, बाकी नीचे 10 सेकंड लगे 20 सेकंड लगे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपने आप हो ही जाना। तो वहाँ पर आप यूज़ लेज़ी फेच का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आपको समझ में आ गया आपको ओपनली कि अगर आपको सारा डेटा एक साथ चाहिए चाहे जितना भी समय लगे तो आप यूज़ फेच का यूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई 4 कंपोनेंट मेरा जल्दी से दिख सकता है, 5वें पे समय लग रहा है, तो आप यूज़ लेज़ी फेच का यूज़ कीजिए, फिर 4 आपको दिखा देगा इनिशियली, फिर 5वें वाले पे आपका जो भी समय लगेगा वो आपको दिख जाएगा। मैं आपको जब एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में ये आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरेटिकली इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्लियरली, आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन वालों को मैं दोष नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन अधूरा है, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो मे बी जब कंप्लीट होगा तो और बेहतर डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट तरीका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिफ्रेशिंग डेटा की। यू कैन मेक यूज ऑफ द रिफ्रेश मेथड रिटर्न फ्रॉम द यूज फेच कंपोजेबल टू रिफ्रेश द डेटा विद डिफरेंट क्वेरी पैरामीटर्स। अब रिफ्रेश मेथड का यूज़ कर सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए, और अब इसमें क्वेरी पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, उसके बेस पे रिफ्रेश किया जाएगा। द की to making this work is to call the refresh method returned from the use fetch composable when a query parameter has changed। कोई query parameter जो चेंज होता है तो उसका इसमें इसको रिफ्रेश करके डेटा आपको दिखाएगा। उसके बाद इसी में एक मिलता है रिफ्रेश next data। दिस मेथड इज यूजफुल इफ यू वांट टू रिफ्रेश ऑल द डेटा फैचिंग फ्रॉम अ करंट पेज। जो करंट पेज में जो भी डेटा है सबको रिफ्रेश मारना है तो फिर ये आपका काम हो सकता है। इनवैलिड द कैशे ऑफ यूज एसिंग डेटा, यूज लेजी एसिंग डेटा, यूज फेच एंड यूज लेजी फेच एंड ट्रिगर दी रीफेच। सेंटेंस है कुछ इस तरीके से होता है, बस आपको ये कॉल करना है और आपका काम हो जाए। इसमें की भी आप दे सकते हैं। की क्या होता है इसमें, रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा एक्सेप्ट अ सिंगल और एरे ऑफ स्ट्रिंग एज की दैट आर यूज्ड टू फेच द डेटा। दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। ऑल यूज एसिंग डेटा एंड यूज फेच आर रीफेच्ड व्हेन नो कीज आर स्पेसिफाइड। इसके अलावा क्लियर नेक्स्ट डेटा एक है जिसका यूज़ कर सकते हैं आप रिफ्रेश करने के लिए। दिस मेथड इज़ यूजफुल इफ़ यू वांट टू इनवैलिड द डेटा फैचिंग फॉर अनदर पेज। किसी अनदर पेज के लिए आपको डेटा फैचिंग अगर करना है, अगर इनवैलिड करना है तो आप इसका यूज़ करते हैं। डिलीट कैश डेटा, ये कैश डेटा डिलीट कर देता है। एरर स्टेटस को क्लियर कर देता है। पेंडिंग प्रोमिसेस को क्लियर कर देता है ऑफ यूजिंग एसिंग डेटा एंड यूज फेच। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि ऑन और एन एरे ऑफ कीज दैट यूज्ड इन यूज एसिंग डेटा टू डिलीट देयर कैश्ड डेटा। इफ नो कीज आर प्रोवाइडेड एवरी डेटा विल बी इनवैलिडेड। इसमें आपको एक चीज़ लग रहा हो कि भाई ये यूज एसिंग डेटा क्या है, ये बार बार वर्ड आ रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर इतना समझ लेते हैं। जस्ट बिकॉज इन सब रिफ्रेश का आप यूज एसिंग डेटा पर भी कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन है और इसका कोई खास यहाँ है नहीं वैल्यू। तो ये जो रिफ्रेश आपने मेथड देखा ये आप इन चारों हुक्स में यूज कर सकते हैं, किसी भी चारों हुक्स में। ओके, सो इसको करते हैं बंद यहीं पर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना देख लेते हैं। 2 हुक्स हम लोग देखेंगे और ये रिफ्रेश करने का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, एक बार आप इसको पकड़िए फिर आप पकड़ लेंगे तो एक बार छोड़ेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है समय देना पड़ेगा, मेरे लेक्चर्स में समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, कोई नहीं। NPX नक्सी लिखिए, INIT लिखिए, CH30 लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए और होपफुली हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए यहाँ पर, जो कि हमें इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा और npm i करके सारे पैकेजेस को लिखनी पड़ेंगी। सब प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको थोड़ा सा करेंगे हम लोग नीचे और यहाँ पर आते हैं। CH30 हमारा है, इस पर हमें क्या करना है, एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। पेजेस, एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, कंपोनेंट्स। और पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक अभी के लिए फिर सिर्फ index.view और इसको अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ यहाँ पर पेज, और फिर मैं कंपोनेंट्स के अंदर में कंपोनेंट क्रिएट करना है नैव बार, ताकि हम लोग नेविगेशन में हमें टाइप ना करना पड़े। नैव बार मैंने बनाया और नेविगेशन में हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, टेम्पलेट वी बेस लिखते हैं, इसमें स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं, इसको हटाते हैं। और यहाँ पर लिखिए UL और यहाँ पर LI और लिखिए नेक्स्ट लिंक, और हमें इस पे क्या करना है, होम। हालांकि होम पे ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, बट सिर्फ दिखाने के लिए एक होम तो होना ही चाहिए। तो ये होम का है। अब इसको सेव करें और इसको रन करें तो हमें दिखेगा कुछ ना कुछ। npm रन डेव करते हैं --- और गड़बड़ कर दिया ना मैंने, npm रन डेव --- अभी से चलेगा। और आप देख सकते हैं कि वेब पेज हमारा यहाँ ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक होम पेज
लिखा हुआ, लेकिन हमें मिल गया एरर बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखिए खाली है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके लिखना पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट इस पर कोई खास यूज़ का है नहीं, तो यहाँ पर से हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं H1 और यहाँ लिखे होम पेज। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे मैनुअली। देखिए होम पेज दिख रहा है, बहुत अच्छे। अब हम लोग यूज़ फेच का सबसे पहले इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके लिए मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स नाम से, प्रोडक्ट्स ये वाला। और इसमें जब मैं API यूज़ करने वाला, वैसे तो आप कोई भी API यूज़ कर सकते हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ API नहीं है अभी, तो मैं एक फेक API यूज़ करने वाला हूँ जिसका URL है यहाँ पर। देखिए ये वाली इसकी URL है, आप वो इसको लिख लीजिए अगर आपको यही यूज़ करना है तो। फेक स्टोर API ये वाला है, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप 20 प्रोडक्ट्स ये फैच करके आपको देगा रिसोर्स में, अगर आप गेट करेंगे तो। अगर मैं इसको गेट करूँ, देखिए हमें API ये डेटा दे रहा है, रजिस्ट्रेशन डेटा दे रहा है, तो बस हमें ये चाहिए, यही डेटा हमें वहाँ फैच करना है। उसके बाद अगर आपको गेट रिक्वेस्ट करना हो तो ये कर सकते हैं, अगर सिंगल गेट करना था आप ये ऐसे कर सकते हैं, अगर आप कैटेगरी गेट करना था आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ज्वेलरी गेट करना तो ऐसे, और अगर आपको क्वेरी पैरामीटर देना था आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस रूट पे, फिर पुट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इतना हमें देखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको सिर्फ गेट दिखाऊंगा कि डेटा कैसे गेट करते हैं, फैच कैसे करते हैं, और एक अगर समय मिला तो पोस्ट भी दिखा दूंगा। बस इतना काफ़ी हो जाएगा। बाकी आप पुट और पैच अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, समझ आया। बाकी मैं आपको कभी सेपरेट तो बताऊंगा जब हम लोग अपना खुद का API बनाएंगे, तब तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना देखते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाला हम लोग यूज़ करने वाले। देखिए ये वाला हमारा URL बनेगा, ये डेटा हमें अपने लेके जाना। देखिए एक तरीके से समझिए कि ये API आपने बनाया होगा लारावेल का यूज़ करके, या फिर अगर आप DRF पढ़ते हैं यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो आप उसने उसका यूज़ करके बनाया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने यूज़ किया हो एक्सप्रेस नोड.js। तो किसी भी बैकएंड का आप यूज़ करके अपना API क्रिएट करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक API आपने बनाया होगा जिसका एक URL होगा, और उसको हिट करने पर आपको इस तरीके से डेटा मिल रहा होगा, कोई भी डेटा। तो उस डेटा को आप अपने फ्रंट एंड में कैसे लेके जाएंगे यूज़ फेच का यूज़ करके, वही हम लोग देखने वाले हैं। इस तरीके से Axios और फेच API का किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ फेच का यूज़ करके API पे हिट करेंगे, और वहाँ से डेटा यानी कि बैकएंड से डेटा अपने फ्रंट एंड में लेके आएंगे। सो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये वाला हमारा API का URL रहेगा, और हमें आना है अपने कोड में वापस से। सो प्रोडक्ट्स नाम का एक हमने फोल्डर बनाया, इसके अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे index.view। तो ये प्रोडक्ट्स पर ही हमारा काम करेगा, जाहिर सी बात है। और इस पर हम लोग करेंगे सारा डेटा फैच करना, कि सारा डेटा कैसे फैच करते हैं। ये जो API मैंने आपको दिखा, इसका सारा डेटा कैसे फैच करेंगे आप यूज़ फेच का यूज़ करके। उसके लिए हम लोग पहले UV बेस ये लिखते हैं, पर टैब यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक डिव तो है ही, यहाँ पर हम लिखते हैं H1 में कि ऑल प्रोडक्ट्स पेज, ये लिखा, सेव किया, और ये हमें दिखेगा कैसे इसका पाथ कैसे बनेगा। जो हमारा अभी दिया है उसका /products करेंगे तो index.view ये चल पड़ेगा। ये प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर है, ध्यान रहे। एक हमारा पेजेस के अंदर भी है, तो हमारा रूट पे चलता है और ये हमारा /product पे चलेगा। तो अगर यहाँ है और यहाँ लिखें /products S लगाना है, तो ये आपको दिखाई देगा ऑल प्रोडक्ट्स पे। इसका नेविगेशन बनाते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें सारी चीज़ें दिखाई दे। तो आइए यहाँ पर हमने नेव बार को यहाँ इंक्लूड नहीं किया हुआ, एक हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हमें दिखे वो। तो नेव बार हमने इंक्लूड किया, अब हमें यहाँ पर होम दिखाई देगा, बट होम के साथ हमें चाहिए अभी जो हमने अभी प्रोडक्ट्स क्रिएट किया, हिट किया हुआ। तो उसके लिए हमें नेव बार पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से इसको करते हैं कॉपी पेस्ट एक बार, और यहाँ पर आपका हो जाएगा /product, और यहाँ पर आप इसको हटाइए, लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। इसको सेव कीजिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखना है ना, फोल्डर का जो नाम है वो लिखना है। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट्स में, होम में क्लिक करें तो होम में, प्रोडक्ट्स में क्लिक करें तो प्रोडक्ट। अभी हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, बस वही हमने इसमें हटाया और कुछ नहीं। थोड़ा सा CSS का काम मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, वरना ये चिपक के देखिएगा लेफ्ट राइट से। थोड़ा सा CSS का काम कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम का एक लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं, और इसका साइड में मार्जिन भी दे देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक ये जो डिव है हमारा, इस डिव पे, ये डबल डिव नहीं, हाँ या भाई ये इसका कोई काम, इसको क्लोज कर देता हूँ, और इस इंडेक्स का भी कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। इस पे रहते हैं, ये जो डिव है हमारा, इस पे हम लोग एक क्लास देते हैं। एक क्लास बनाया नहीं हमने, हम लोग बनाएंगे। इसमें लिखते हैं फिक्स्ड 200, ठीक है, और A1 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर नीचे एक डिव बनाते हैं, और इसमें हम लोग क्लास देंगे। क्लास हमने अभी क्लासेस क्रिएट नहीं किए हैं, बस मैं ऐसे क्लास के नेम यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी कुछ देर में हम लोग क्लासेस भी क्रिएट करेंगे। तो कंटेनर यहाँ पर एक बना, और इसमें 2 कॉलम्स होंगे। तो एक डिव जिसमें हम लोग क्लास देते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट लेफ्ट कॉलम, या फिर हाँ लेफ्ट कॉलम लिखते हैं, लेफ्ट कॉलम। और इसी तरीके से एक और बनाते हैं जिसमें हम राइट कॉलम लिखेंगे, राइट। ये 2 कॉलम से मैंने बनाए हुए हैं। अभी आप इसको चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिखना नहीं है, हटा देंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये लिख दीजिए। लिख दिया मैंने लेफ्ट कॉलम, ये लिखा, और सेम इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा राइट कॉलम।
इतना लिखा। अभी हम लोग इसका CSS लिख देते हैं। CSS हम लोग डायरेक्टली app.view के अंदर लिख सकते हैं बिकॉज ये सभी पेजेस में चाहिए मुझे, और यही लेआउट हम लोग सभी पेजेस में यूज़ करेंगे जब भी हम लोगों को आगे आगे जब भी यूज़ करना तो यही हम लोग लेआउट यूज़ करेंगे। सेम लेआउट रहेगा, मतलब सेम, हाँ लेआउट कह सकते हैं आप, सेम लेआउट रहेगा। तो इसको हम लोग इसका हम लोग CSS लिख देते हैं यहाँ पर क्विकली, बिकॉज CSS में समय देने की आवश्यकता नहीं है। CSS लिख दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि फिक्स 20 में मैंने मार्जिन दिया है ये 1 रेम और 8 रेम का। 1 रेम हमारा टॉप बॉटम से होगा और 8 रेम हमारा लेफ्ट राइट से होगा। उसके बाद इमेज जब यूज़ करेंगे तो इसको 70% विड्थ देंगे, इसलिए मैंने ये पहले से लिख के रखा है। बाकी कंटेनर में फ्लैक्स दिया हुआ डिस्प्ले, लेफ्ट कॉलम में मैंने 20% लेफ्ट में लिखा हुआ है और 80% लिखा हुआ है राइट कॉलम में। इसको सेव कीजिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दीजिए ताकि आपको दिखाई दे सामने से। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम, और बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा होगा। इस तरीके से एक सिंपल सा लेआउट हमने क्रिएट कर लिया है। प्रोडक्ट की ये जो डेटा, ये डेटा बस दिखाने के लिए हमने ये क्रिएट किया हुआ है। अब हमें डेटा लेकर आना है अपने बैक एंड से फ्रंट एंड पे। इसको क्लोज कर दीजिए, कोई काम नहीं है। और यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्या, यूज़ फैच। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ पर यूज़ करें यूज़ फैच इस कंपोजेबल का। यहाँ आना है और कोड लिखना है, अब शुरू करना है। तो कॉन्स्ट और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेट और फिर यूज़ फैच, और ये लेता है क्या, एक URL और ऑप्शन। तो अभी के लिए सिर्फ URL देंगे, ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ऑप्शन के लिए कुछ ऐसा है भी नहीं। तो URL हम लोग देंगे डबल पार्ट के अंदर में। URL हमारा कौन सा, कहाँ से हमें फैच करवाना है, इससे। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न वैल्यू, ये हमें डेटा देता है। तो डेटा में मिलेगा डेटा प्रॉपर्टी में। इसके अलावा पेंडिंग स्टेट अगर चाहते हैं तो पेंडिंग लिख सकते हैं। अगर आपको एरर देखना है तो आप एरर देख सकते हैं। अगर आपको रिफ्रेश चाहिए तो रिफ्रेश लिख सकते हैं। आप एग्जीक्यूट चाहिए तो एग्जीक्यूट, रिफ्रेश या एग्जीक्यूट दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो बस इतना किया और यहाँ से डेटा आपका इस डेटा प्रॉपर्टी में चला आएगा। इसको आप देख सकते हैं कंसोल करके, console.log, और यहाँ पर लिखिए डेटा। बस इतना लिखिए, इसको सेव कीजिए और चलिए चलते हैं अपने इस जगह पर। यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है, वो कंसोल करना है और यहाँ पर कीजिए रिफ्रेश। और देखिए आपको एक रेफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से वैल्यूज़ में, यहाँ से ऑब्जेक्ट सबको दिखेगा। देखिए सारा डेटा दिख रहा है। ये जो डेटा आपको दिख रहा था ये सारा का सारा हमारा फ्रंट एंड में आ चुका है। बस इसको डिस्प्ले करवाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका मैं डेटा नाम नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट्स। बिकॉज कभी कभी आपको एक ही जगह पर बहुत बार आपको करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो नाम है वो सेम हो जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग इसका नाम अलग चेंज कर दे रहे हैं। इसका प्रोडक्ट्स हमने नाम दे दिया हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये डेटा पे आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा कहाँ पे, प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिखेंगे तो आपका काम करेगा। अब इसको सेव किया। अभी सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। इसको स्टॉप कर लें क्या, देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में आते हैं, वापस से आपको सेम वही चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपने अभी देखा क्या, अभी आपने देखा प्रोडक्ट या फिर डेटा पे इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ डेटा और इस तरीके से, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक वेरिएबल के साथ, यानी कि एक, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये डेटा दिख रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरीके से आप चाहें तो एरर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ कंसोल लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एग्जामिन करें। आपको यहाँ पर आप देखिए, इसको हटाइए और आपको मिलेगा यहाँ पर एरर। आपको एरर मिलेगा अगर मान लीजिए ये URL हमने गलत लिख दिया, हमने F यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ऐसा कोई URL है नहीं, तो रिक्वेस्ट जाएगा लेकिन रिस्पॉन्स हमारा एरर पे आएगा। इसको हमने रिफ्रेश किया। अभी देखिए एरर ये पे, यहाँ पे हमारा एक रेप इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है जिसपे हमारा एरर क्या है कि एरर फेच फेल्ड। ये हमारा एरर जिसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पर, उस एरर को चेक करके अगर आप करवाना चाहें उस केस में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक H1 लिखते हैं, H1 लिखा, और यहाँ पर वो चेक करेंगे कि क्या वी इफ एरर, हमारा यहाँ पर एरर लिखेंगे, एरर, बिकॉज वही हमारा ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारा एरर आ रहा है। अगर होगा तो ये H1 दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ओप्स एनकाउंटर्ड, या फिर कुछ भी एरर एनकाउंटर्ड जो भी होगा। आप एरर प्रिंट करना चाहें तो कर्ली क्लोज, फिर कर्ली क्लोज, जो एरर है वो उसका प्रिंट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी देखेंगे आपको ये वेब पेज पे यहाँ पर दिख जाएगा, दिख रहा है ये, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है, तो इसको हटा सकते हैं लोग। हम लोग चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो डिव है, ये वाला डिव जो कंटेनर है, इस कंटेनर और इस पूरे को हटाते हैं, एक नया डिव यहाँ पर लिखते हैं, इसके अंदर में उसको पेस्ट करेंगे वापस से, और यहाँ पर चेक करेंगे कि वी इफ हमारा प्रोडक्ट्स है क्या, मतलब प्रोडक्ट्स में वैल्यू है क्या। अगर होगा तो ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। यहाँ पर आइए, सेव कीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए अभी हमारा सिर्फ ये दिख रहा है, हमारा वो नीचे नहीं दिख रहा बिकॉज वो है ही नहीं, वो मिलेगा नहीं, तो कहाँ से वो दिखेगा। इसी तरीके से आप पेंडिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका पेंडिंग जो है वो आप देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर आपका इसको देखें कि इफ़ पेंडिंग, ये जो हमारा पेंडिंग है, इस वाले की मैं बात करें, पर पेंडिंग है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोडिंग, या फिर गोल गोल जो घूमता रहता है लोडिंग, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये बस मैंने आपको ये रिटर्न
वैल्यू जो होता है उसका मैंने यूज़ दिखा, बाकी ये रिफ्रेश अभी दिखाऊँ कुछ देर में, कोई डेटा ही नहीं तो रिफ्रेश क्या करेंगे। तो ये हो गया। अभी जो डेटा आ रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में जो हमें दिख रहा है, इसको मैं पेंडिंग को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे अगर आप देखना चाहें तो पेंडिंग ये तभी दिखेगा जब आपका डेटा पेंडिंग होगा, यानी कि डेटा फेच होने में आपका समय लग रहा हो, आपने लेजी लोडिंग किया हो, उस केस में आपको दिखेगा मोस्टली। इसको सेव किया और इसको करते हैं कमेंट। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट्स में डेटा आ रहा है उस डेटा को मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर टेम्पलेट में। यहाँ कैसे गेट करेंगे मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं आप, और स्पेसिफिकली जाना तो प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू कर लीजिएगा रेफ में, उसमें आप वैल्यू को गेट कर पाएंगे। तो अभी के लिए मुझे अगर यहाँ पर दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाने के लिए हमने कंटेनर एक बनाया हुआ था, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा जिससे कि उस एरे के अंदर में मैं सारा का सारा डेटा गेट कर सकूँ। बिकॉज ये रिटर्न क्या कर रहा है इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कंसोल में। देखिए यहाँ पर आते हैं और हमें इसको ठीक करना पड़ेगा पहले, ये वाला एफ, इसको सेव कीजिए। अभी ये आएगा हमारा, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये भी डेटा आ गया। अभी रेफ इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर देखिए, इस पर हमारा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट है, एरे है, एक एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये है हमारा काम। अगर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट इसको अगर वैल्यू करें प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू, तो ये हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से। इसको रिफ्रेश कीजिए और आपको ये प्रॉक्सी में दिखेगा। आप इसको टू रॉ करके एरे में निकाल सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। टू रॉ एक फंक्शन होता है जिसका भी यूज़ कर सकते हैं। दिखाऊँ क्या मैं, हालांकि वो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको करते हैं कट टू रॉ, ये लिखा, और आपको इसको इसके अंदर डाल देना। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट डेटा दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के अंदर गेट कर सकते हैं। ये ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कैसे फेच करेंगे भाई, यहाँ पर डेटा कैसे आएगा वो हमें देखना है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये बस मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं, उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। बिकॉज एक एरे है तो एरे में फोर लूप लगाएंगे और उसका एक एक ऑब्जेक्ट का एक एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। चलिए ये काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट्स दिख रहा है कंटेनर, और यहाँ पर हमें लगाना है अपना फोर लूप। तो यहाँ पर हम लोग V4 लगाते हैं, V4, और इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। बट स्पेल का भी गड़बड़ हो जाता है, प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स ये लिखा सही। यहाँ जो हमने प्रोडक्ट्स लिखा था वही हमने यहाँ पर लिखा, और एक एक ऑब्जेक्ट में निकाल के दे देगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी प्रोडक्ट में एक ऑब्जेक्ट है तो प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट का डॉट ID, तो एक प्रोडक्ट का ID मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट का डॉट प्राइस, तुम्हें प्राइस मिल जाएगा, डॉट टाइटल, तो एक का डाटा मिल जाएगा। हम फोर लूप के अंदर में इसी तरीके से सारा हमारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। अभी हम फोर लूप डिस्कस करने नहीं बैठे, होपफुली आपको समझ में आ गया। तो लेफ्ट कॉलम में मैं चाहता हूँ कि मेरा ID दिखे, तो एक H3 करते हैं और यहाँ पर हम लोग सिंपली ID इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। कैसे, प्रोडक्ट लिखा डॉट ID, इसे में प्रोडक्ट ID मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा, जूम कर देता हूँ। देखिए एक एरे है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट चला जाएगा प्रोडक्ट में, यानी कि यहाँ इस प्रोडक्ट के पास यहाँ पर चलाएगा पहला प्रोडक्ट। अब उसका प्रोडक्ट डॉट ID तो हमें ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल तो हमें ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग गेट करें वहाँ पर फोर लूप का यूज़ करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पर, और ID में दिख जाना चाहिए। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब आप लोग यहाँ पर वेब पेज में आएंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जितना 20 तक हमें दिखेगा, बिकॉज 20 ये डिस्प्ले करता है, तो 20 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए इमेजेस। लेफ्ट में क्या चाहिए, और इमेज मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आते हैं अपने कोड में पहले, और इस H3 के जस्ट नीचे मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, IMG टैग लिखूंगा, और SRC को हमें बनाना पड़ेगा डायनेमिक। बिकॉज यहाँ पर हम लोग ऐसे लिंक नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं प्रोडक्ट डॉट, इसका क्या है, इमेज। ये जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ID इमेज, ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहीं से। ठीक है, ID इमेज, या फिर आप कंसोल करके पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ID इमेज इस तरीके से। ठीक है जी, तो हमें इमेज यहाँ पर दिख जाना चाहिए। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ ये देखिए आपको इमेज दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा था। हम लोगों ने एक क्लास बना के रखा हुआ था जिसपे हमने सेट किया था इमेज का साइज। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखिए ये वाला IMG40 ये वाला क्लास, तो इसी को हम उसमें चिपकाते हैं और देखते हैं कि हम छोटा आके दिखता है। नहीं तो यहाँ पर आना है क्लास, और IMG डैश कितना लिखा था, 40 क्यों लिखा था पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 40 70 है तो 70 कर देते हैं ना, है कि नहीं। तो 70 कर देता हूँ मैं यहाँ से, मीनिंगफुल लगेगा। और यहाँ पर 7 लिख देते हैं, बस ये लिखा। अभी हमारा इमेज छोटा हो जाना चाहिए, 70%। देखिए छोटा हो गया और दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप यहाँ नहीं ये डिफाइन कर दें, कहाँ क्या भाई हमारा, ये यहाँ डिफाइन नहीं किया, मान लीजिए क्लास में डिफाइन यहाँ नहीं किया। हमारे पास IMG टैग में एक ऑप्शन है कि आप विड्थ यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं लिख दिया विड्थ, और हमने इसको दे दिया मान लीजिए कि 500 या 500 हमने दे दिया इसका PX, 500 PX। ये इक्वल होगा ना कि सेमीकोलन, या इक्वल दे दिया, तो ये हमने दे दिया। जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको इमेजेस दिखाई नहीं देगी। मतलब अभी तो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम लोग स्विच करते हैं, एक जैसे होम में मैंने क्लिक किया, होम में आया। अब होम से वापस मैं अबाउट में जाता हूँ तो देखिए आपको इमेजेस दिखाई नहीं देती हैं। इमेजेस हैं यहाँ, अगर आप एलिमेंट में जाएंगे और
यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे इसको तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट में यहाँ पर आपको इमेज टैग दिखेगा। बट इसमें हुआ क्या कि विड्थ हमारा 0 सेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर विड्थ इस तरीके से लिखते हैं तो ये 0 सेट कर देता है। तो यहाँ पर ना लिख के आपको क्लास वाला ही अपनाना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये वाला क्लास, ये लिखिए। अब जब आप ये लिखेंगे तो फिर आपको ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, 70 किया और यहाँ से ऐप ओके, हमने यहाँ पर भी कमेंट करके रख दिया हुआ है, इसको क्यों किया था पता नहीं। तो इसके बाद इसको हमने कमेंट किया। अभी हमारा ये यहाँ पर काम करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारे यहाँ पर ये इमेजेस दिख रहा है। अभी अगर हम लोग होम में जाते हैं और वापस से प्रोडक्ट में आएंगे तब भी हमें हमारा इमेज दिखाई देता है भली भांति। ये आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए इमेज दिख रहा है और आपका क्लास भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस तरीके से लेफ्ट कॉलम में हमारा ये काम हो गया। अब हमने ये 2 चीज अगर फैच कर लिए तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं रिट्रीव। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से हमने ये किया उसी तरीके से हम लोग राइट कॉलम में टाइटल वगैरह कर लेंगे। यानी कि हमें क्या क्या करना है, देखिए टाइटल हमें डिस्प्ले करवाना है, प्राइस डिस्प्ले करवा देते हैं और डिस्क्रिप्शन करवा देते हैं, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। कैटेगरी और ये रेटिंग में छोड़ रहा हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर और क्या हो सकता है। इसको क्लोज करते इसका कोई काम नहीं है। हम लोग आते हैं वापस यहाँ पर और राइट कॉलम में यहाँ पर हम लोग टाइटल वगैरह प्रिंट करवाएंगे। सो एक H3 लेते हैं, H3 लिया और यहाँ पर सिंपली टाइटल प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे भाई, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, इसको टाइटल दिख जाएगी। इसके बाद मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ, यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्लीज स्पेल सही हो। इसके अलावा मुझे चाहिए प्राइस, तो मैं यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ। प्राइस डॉलर में चाहिए हो तो मैं यहाँ पर डॉलर लिख देता हूँ। ये अपने खुद से ये स्टार्टिंग जो सिंबल है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्राइस टेक्स्ट भी लिख देते हैं। इसको सेव किया और होपफुली आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको टाइटल दिख रहा है। अभी नाम थोड़ा सा अलग सा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है हर एक प्रोडक्ट का। तो ये सभी का आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा फेच कर सकते हैं किसी भी API पे हिट करके। डेटा फेचिंग का काम यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सारा डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। ऑल डेटा, जो भी ऑल डेटा था सारा हमने लूप में लगाया और हमारे साथ डेटा फेच हो गया। अगर मुझे एक स्पेसिफिक डेटा सिर्फ चाहिए होगा तो कैसे करेंगे, तो इसी भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब कोई इस पर क्लिक करे इस टाइटल पे तो इस प्रोडक्ट का जो भी डिटेल होगा वह दिख जाए। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सर्च कर रहे होते हैं, फिर आपको कोई पसंद आता है उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको उसके स्पेसिफिक एक पेज में लेके जाता है जहाँ पर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, बड़ा सा रिव्यू वगैरह चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर क्लिक का हम लोग को एक फंक्शन फीचर ऐड करते हैं कि इस टाइटल पे अगर कोई क्लिक करे तो सिर्फ ये प्रोडक्ट दिखे और थोड़ा सा और डिटेल में दिखे, जहाँ पर हम लोग कैटेगरी वगैरह भी प्रिंट कर लेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है। तो वह कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए करना पड़ेगा, हमें इसमें लिंक लगाना पड़ेगा और एक डायनेमिक पेज भी हमें बनाना पड़ेगा। बिकॉज जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो इसकी ID की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो कि है 1। तो जब ID की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से /1। अब /1 ये /1 की जगह /2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये डायनेमिक बनेगा। डायनेमिक बनेगा कैसे, डायनेमिक बनेगा अगर आपने मेरा नेस्टेड रूट पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। यहाँ आना है और इस प्रोडक्ट के अंदर में राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ID लिखेंगे और .view और ये वाली पेज हमारी बन जाएगी डायनेमिक। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कॉपी कीजिए, मैंने एक पेस्ट कीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रख लेता हूँ एक जगह पर। देखिए ये इतना हटाते हैं यहाँ से और ये भी हटाते हैं। इसमें आई थिंक देखिए मैंने इसको से क्लीन कर दिया। मैंने क्लीन किया हुआ। यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर जो लेफ्ट में हमारा था बहुत कुछ लिखा हुआ जैसे टाइटल वगैरह हम लोग प्रिंट कर रहे थे और इमेज वगैरह, वह मैंने हटा दिया। सिर्फ लेफ्ट और राइट इस तरीके से लिख दिया हुआ। अभी हमें एरर दे देगा बिकॉज ये एरर पेंडिंग प्रोडक्ट्स ये सब इसको पता नहीं है। तो आप चाहें तो इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से और आप इसको भी हटा दीजिए यहाँ से और इसको भी हटा दीजिए यहाँ से बस। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा वापस से, मगर अभी के लिए हटा देते हैं। अभी हमें पेज नहीं देगा कोई भी एरर। तो अभी अगर हम इसको और देखें यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं /1 तो हमें वो पेज दिखना चाहिए। देखिए दिख रहा है ऑल प्रोडक्ट पेज, इसको हटा देते हैं बिकॉज ये ऑल प्रोडक्ट पेज नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट पेज है। इसे लिख देते हैं प्रोडक्ट पेज। बाकी ये कंडीशनल ये भी डालेंगे लेकिन अभी के लिए तो सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर आते हैं वापस से, देखिए प्रोडक्ट पेज दिख रहा है और ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा आना चाहिए कब, जब इस प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करे तब। ये जो हमारा प्रोडक्ट इस पे कोई क्लिक करे फिर हमारा ये /1 इस तरीके से आना चाहिए और उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल हमें दिखना चाहिए। इस तरीके से हम लोग चाहते हैं। तो कैसे होगा वह भाई, तो उसके लिए हमें पहले इस यहाँ पर लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक, तो चलिए लिंक बनाते हैं इस पेज पे। यहाँ वापस से यहाँ पर आइए और कहाँ पर लिंक बनाना है आपको, आप टाइटल में बना सकते हैं या फिर इमेज में बनाना तो इमेज में बना सकते हैं। टाइटल में बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक ये जो हमारा है नेक्स्ट, इसको इतना हटाइए, यहाँ से यहाँ तक का इतना हटाइए और यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट लिंक और ये नेक्स्ट लिंक हो गया। और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर लीजिए। टाइटल, आपका टाइटल यहाँ पर दिख जाएगा। इसको सेव करें आप अभी और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक 2 हमें देना पड़ेगा पहले। तो नेक्स्ट लिंक हमने दिया और यहाँ पर आपको एक 2 देना पड़ता है।
2 में क्या देंगे, 2 में हमें चाहिए आईडी, लेकिन पूरा इसका जो पाथ बनेगा वो बने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी, और आईडी यहाँ डायनामिक रहेगा। डायनामिक इसको बनाने के लिए आपको बैक टिक के साथ इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बैक टिक दीजिए और यहाँ पर एक बैक टिक दीजिए और यहाँ पर हम लोग डॉलर सिंबल और फिर प्रोडक्ट डॉट आईडी इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको सेव कीजिए। और आई थिंक ये काम करना चाहिए। अभी देखते हैं, यहाँ पर आइए, देखिए लिंक बन गया ये ऑटोमेटिकली। अभी इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा 404, पता नहीं क्यों इतना लंबा क्यों आ गया, ये तो 1 आना चाहिए था। ओके, इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने गड़बड़ किया हुआ। इस पर देखिए, इस पर यहाँ पर कर्सर लेके जाए तो ये नहीं 1 नहीं दिखा रहा, इस पर हमारा गड़बड़ क्या गड़बड़ है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा। गड़बड़ ये है कि एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, हमें यहाँ कॉलन देना पड़ेगा, फिर ये ट्रीट करेगा डायनामिकली। अभी हम लोग का ये काम करेगा। इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। अभी यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 1 होके आता है। अगर हम लोग वापस से यहाँ जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 2 होके आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब हमें यहाँ से आईडी को गेट करना है और उसके बेस पे एक डेटा फेच करवाना है। तो आईडी हम लोग गेट करेंगे यहाँ पर यूज़ रूट का यूज़ करके, तो यहाँ ये, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट रूट इक्वल यूज़ रूट, ये लिखा और आपको roots.params.id में मिल जाएगा। अगर आप इसको कंसोल लॉग करके देखना चाहें कंफर्म करने के लिए console.log, और यहाँ पर आप देखिए root.params.id, इसलिए इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं आपको कंसोल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इसमें क्लिक करेंगे, देखिए आपको 1 मिल रहा है, ये 1। अब ये एरर वाला बता रहा है, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिल रहा है, फिर अगर सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 दिखाई देगा। ठीक है, तो ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। हमें आईडी मिल गया। अब इस आईडी के बेस पे हमें एक सिंगल डेटा फेच करवाना है, तो पहले ये लेकर आइए। अब बस कॉपी पेस्ट का काम रह गया और कुछ नहीं। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आईडी के बेस पे हमें ये फेच करवाना है, ये पूरा नहीं करना। तो आईडी के बेस पे अगर आपको करना है तो वो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस एपीआई को देखेंगे तो वो पता चलेगा कि अगर सिंगल डेटा फेच करना है तो आपको हिट करना पड़ेगा product/1, यानी कि इस वाले पे, यानी कि आपको यहाँ पर डायनेमिक ये लगाना पड़ेगा जो भी आ रहा हुआ, तो कोई एक डेटा दिखेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे स्लैश, और ये डायनेमिक बनेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बैक टिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा दें, डबल कोट को हटाया, बैक टिक कर दिया, और यहाँ पर आपको लिखना है डॉलर सिंबल। हमें आईडी कहाँ से मिलेगा, root.params.id भी मैंने आपको दिखाया था। तो बस हमें मिल गया ये। अभी ये इस पर हिट करेगा और डेटा पे हमें डेटा ला के दे देगा। बाकी यहाँ पर चीज़ें सारी की सारी वर्क करेंगे जैसे कर रही हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, सेव को रिफ्रेश किया। चलिए, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अभी चीज़ें एक एक करके हम लोग ठीक करते हैं। जैसे उप्स, ये एरर वाला जो है, इसको पहले वी इफ कर देता है मैं, बिकॉज एरर आएगा तो ये आपको एरर दिखाए वरना ना दिखाए। इस तरीके से लोडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वी इफ ये क्या हो गया भाई, वी इफ पेंडिंग, तो ये पेंडिंग पे दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पर वी इफ कर देते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिखिए और यहाँ पर भी आप सिर्फ प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स लिखना नहीं है, प्रोडक्ट लिख दिया इसी से हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लूप लगाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज एक ही सिंगल प्रोडक्ट है तो सिर्फ इसी से काम हो जाएगा। अब लेफ्ट कॉलम में बस आपको क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना है। क्या डिस्प्ले करना, आईडी और इमेज। तो उसके लिए आपको लिखने के बजाय आप यहीं से चिपका सकते हैं इसको। ये लेफ्ट का ये 2 चीज़ हमें चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कीजिए, देखिए कि प्रोडक्ट हमारा product.id और इमेज ये 2 चीज़ें आ रही है या नहीं। यहाँ पर आइए और प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, देखिए प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखना चाहिए, ये दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई, हमें इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली प्रोडक्ट को अगर यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ तो मुझे मिलता है या नहीं, ये पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं console.log और यहाँ पर प्रोडक्ट, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ और देखिए यहाँ पर एफ इम्प्लीमेंटेशन हमारा आ रहा है और यहाँ पर ये खाली आ रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, दिखेगा कहाँ से। हमारा जो एपीआई है उसी से हमें रिटर्न नहीं मिला, तो हमारा ये होना चाहिए था यूआरएल। देखते हैं यूआरएल में क्या हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या। प्रोडक्ट्स और root.params.id ये काम तो करना चाहिए था। ओके, हमने यहाँ पर डॉलर इसके अंदर में लिख दिया हुआ है, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसके बाहर यहाँ पर डॉलर लिखना है, अब ये काम करेगा यहाँ ही। और देखिए आपको एक दिख रहा है, अगर आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं, अगर आप सेकंड वाले क्लिक करेंगे तो सेकंड वाले का आईडी और इमेज दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ पर टाइटल वगैरह भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पर आइए और मैं डिस्प्ले करवाता हूँ सिर्फ टाइटल, यहाँ पर लिंक वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं, तो टाइटल, कैटेगरी और प्राइस नोट डिस्प्ले करवा देते हैं, ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पर आइए और ये राइट कॉलम की जगह पर यहाँ पर टाइटल प्रिंट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी और प्राइस। बाकी कुछ अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से रेटिंग वगैरह आप इसको चेक कर लीजिएगा कि कैसे कहाँ से जाके करना पड़ेगा। जैसे रेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, रेटिंग डॉट काउंट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अभी उतना ही करते हैं। तो ये एक हमारा आ गया, देखिए ये दिख रहा है। ये वापस से जाएंगे प्रोडक्ट में और यहाँ इसमें क्लिक करेंगे मेन कैजुअल स्लिम फिट पे,
तो आपको ये दिख जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो ऐड टू कार्ट का बटन डाल दीजिए आगे इसको ले जाने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना हो आपको तो। लेकिन हमारा यहाँ पर डेटा आ रहा है, सिंगल डेटा, इस तरीके से आप ला सकते हैं। सो इस पर जब आप क्लिक करते हैं, इस पर जब आपने क्लिक किया तो आपका ये URL बना, और ये जो टू है, ये टू हमारा यूज रूट से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यूज रूट से रूट पे आता है, और root.param से हमारे यहाँ पर आता है। तो हम लोग इस पे हिट करते हैं तो हमें एक सिंगल डेटा मिलता है। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर इस पे हिट करके कि अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको सेकंड वाला डेटा मिलेगा, अगर 4 लिखेंगे तो 4 वाला डेटा मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पर हिट किया और फिर वो हमारे डेटा पे रिटर्न कर देता है। फिर प्रोडक्ट हम लोग उसको असाइन कर लेते हैं, देन हम लोग इसको चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं कंसोल को कमेंट कर देता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पर ये करके अपना जो काम है प्रिंट करने का, कि product.id से ID मिल जाएगा, product image से इमेज मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। कितना इजी काम है, यूज फेच का यूज़ करके आप करते हैं तो बहुत ही इजी है ये, मतलब API में काम करना बहुत ही आसान हो गया है। ये सिंगल डेटा फेच करने का तरीका मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। तो फेच करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे इसी यूज फेच का यूज़ करके। तो एक पोस्ट देख लीजिए, मैं आपको अपडेट और डिलीट नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट देख लीजिए, आपका आइडिया एक बेसिक सा मिल जाएगा। सो ऐड करने के लिए या फिर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, यानी कि पोस्ट करने के लिए फिर ऐड करने के लिए जो भी कहें, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखेंगे create.view, ये वाला। अभी इस पर वी बेस ये लिखते हैं, इसको हटाया मैंने, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट H1 ऐड न्यू प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा कोई फॉर्म वगैरह नहीं बनाने वाले हैं, मगर लिखा हुआ रहेगा तो हमें मज़ा आएगा देखकर। इसका हम लोग नैप बार बना लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसका बनेगा क्या, products/create। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, ये लिखा। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे आपको दिख जाएगा ऐड प्रोडक्ट नाम से एक यहाँ पर देखिए नेविगेशन दिख रहा है। ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे और आप उस ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में चले जाएंगे। सो मैं इस पेज में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी हम लोग वही सेम टेम्पलेट लगा देते हैं जो हमारा था, लेकिन मुझे उसमें मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज मैंने उसको रखा नहीं था कहीं भी। तो ये पूरा का पूरा उठाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करेंगे और यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पर चिपका दिया। और इस पर मुझे चेंज करना है ऐड प्रोडक्ट, इस तरीके से ऐड प्रोडक्ट पेज आप लिख सकते हैं वैसे, बट इतना लिखिए एरर आएगा तो एरर दिख जाना चाहिए, पेंडिंग में रहेगा तो पेंडिंग, और इस पे ये सब कुछ रहेगा नहीं रहेगा। इस पे हम लोग जो ऐड होगा वो डेटा हम लोग यहाँ पर फेच करवा लें। तो आप इसको रहने दीजिए और ये सारी चीज़ें भी रहने देते हैं। ठीक है, ये समझ में तो आपके दिमाग में तो है ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है वो देखेंगे। अभी अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग अभी देखें ना तो हमें यहाँ एरर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कंसोल में दिख रहा है एरर, कि आपका एरर का मतलब पता नहीं है, इसको पेंडिंग का मतलब पता नहीं है, ये सब जो आपने यूज़ किया एरर पेंडिंग ये सब इसको पता नहीं, उसको पता चल जाएगा धीरे धीरे। हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे ये आपको आपका API बताएगा कि क्या क्या इसको डेटा पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, तो क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट है, आपको इस पे हिट करना है, इस रूट पे हिट करना है, लेकिन पोस्ट मेथड के साथ। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि एक्चुअली में कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर रीड डॉक्स में मैंने क्लिक किया हुआ है, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी इसको बस यहाँ से देख कर ही कर लेता हूँ। इंटरनेट गया क्या, देखिए हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर हमें देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लेके जाएगा। इस पर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फैच का यूज़ करेंगे, हमारा अपना जो होगा वह यूज़ करेंगे। ये तो फैच बता रहा है फैच API का, बट हमें फैच यूज़ करना, तो हमारा इस तरीके से ये URL जाएगा। और ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर मेथड्स और पास करने हैं, स्ट्रिंगिफाई करना है, और ये डेटा हमें बेसिकली देना है। ये यहाँ से तक का कॉपी कर लेते हैं और कुछ नहीं, बस हमें इसमें से इतना ही लेना है। और ये याद रखना है कि हमें पोस्ट मेथड लगाना है, बाकी स्ट्रिंगिफाई वगैरह हमारा ये ऑटोमेटिक हमें करके देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमें डेटा पास करना है, मैंने इसको कॉपी किया और डेटा ये हमारा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और एज्यूम कीजिए कि ये डेटा फॉर्म डेटा है, यानी कि कोई एक फॉर्म होगा जहाँ से ये डेटा हमारा चल के आएगा। अभी फिलहाल के लिए हमने इसको स्टैटिकली इस तरीके से लिख दिया होगा, लेकिन इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होगा और ये जो होगा हमारा किसी फॉर्म से, यहाँ पर कोई फॉर्म होगा उससे हमारा ये चल के आएगा। बट यहाँ पर अभी के लिए हमने ऐसे ही इसको लिख दिया। तो टेस्ट प्रोडक्ट हमने इसका नाम रखा हुआ है। और प्राइस आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, जैसे 45 मैंने लिख दिया, और इसको आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट। और इमेज हमारा रैंडम सा कोई भी आएगा और कैटेगरी हमने दिया। बस इतना डेटा आपको इसमें देना पड़ेगा ताकि आपका ये ऐड हो जाए तरीके से। जैसे कि मैंने कहा कि अभी के लिए ये स्टैटिक डेटा, बट ये फॉर्म से आया हुआ डेटा भी हो सकता है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर अपना कॉल करना है, अपना API जो यूज़ फेच है उसको यूज़ करके कॉल करना है। इसको हम लोग ऐसे रैंडमली नहीं कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। जैसे हमने ये क्या किया, यहाँ मैंने इसको, तो मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो ये क्या होगा, ये पेज लोड के साथ ही हमारा क्रिएट वाला चला देगा। तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, एक बटन के क्लिक होने पर ये हमारा ऐड होना चाहिए। तो बटन के क्लिक होने पर हमारा ये API पे कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एसिंग फंक्शन लिखेंगे, बिकॉज यूज फेच अवेट यूज़ करता है तो इसको एसिंग बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट ऐड प्रोडक्ट नाम से हम लोग अपना फंक्शन बना रहे हैं और हमने लिख दिया इसमें इक्वल, यहाँ पर एसिंग, और ये हमारा एरो बनेगा और कुछ इस तरीके से। और अब हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये
जो ऐड होगा वो डेटा हमें रिटर्न करके देगा प्रोडक्ट पे। फिर पेंडिंग है, एरर है, रिफ्रेश की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अवेट, और हमें ये कहाँ पर करना है, हमें इसी जगह पर करना है, यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ये हटा दीजिए। आप चाहें तो इसमें ये बैकटिक हटा के डबल कॉट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मैं डबल कॉट कर देता हूँ, बट इतने से हमारा काम नहीं होगा, बिकॉज ये कहता है कि हाँ इस पर आपको भेजना है रिक्वेस्ट। अरे भाई क्या हुआ, हाँ इस पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है स्लैश प्रोडक्ट पे, जो कि आपका एपीआई यहाँ पर कहता है, जो हमने यहाँ पर देखा हुआ था। क्या भेजना है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन किस पे भेजना है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको इस एंड पॉइंट पे भेजना है, तो हमने उसी पे हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन हमारा मेथड पोस्ट है ये हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो उसे हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट्स के साथ देने का, इस तरीके से कॉमा देना है, फिर इस तरीके से कर्ली क्रॉस लिखिए, फिर आप यहाँ पर मेथड और पोस्ट इसको लिख सकते हैं। पोस्ट आपको लिखना है डबल कॉट के अंदर में, ये जो पोस्ट है वो डबल कॉट के अंदर लिखना है। अब फिर आपको यहाँ पर एक बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या डेटा जाना चाहिए हमारे इस एपीआई पे, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फॉर्म डेटा, वो हमें बॉडी पे इस तरीके से करना पड़ता है, बॉडी और फॉर्म डेटा। इसको स्ट्रिंगिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रिंगिफाई वगैरह हमें करके दे देता है, हेडर भी पास करके देता है, बट आप चाहें तो हेडर भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हेडर एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने कॉन्टेंट दे दिया एप्लीकेशन जेसन इस तरीके से। अब इसको यहाँ पर रीड करने के बजाय आप चाहें तो इसको इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर चिपका सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इतना हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सक्सेस हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया और ये पोस्ट हो गया हमारा इस एपीआई में जाके, बैकएंड में जाके सेव हो गया डेटाबेस में इस एपीआई के थ्रू। जो सेव होता है वो डेटा हमें मिल जाता है इस डेटा पे। अब ये डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, उसके लिए अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो स्कोप है इसी फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर से इसको हम लोग हटा देते हैं, तो ये मैंने हटा दिया, इसको सेव कीजिए, अभी ये एक लाइन में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स बना दें, 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक बनाएंगे एरर के लिए, डेटा के लिए, आप चाहें तो पेंडिंग के लिए भी बना सकते हैं, पेंडिंग के लिए भी बना देंगे। लिखिए कॉन्स्ट और न्यू प्रोडक्ट, मैंने इसका नाम रखा न्यू प्रोडक्ट इक्वल रेफ, और ये एक एरर देता है तो हम लोग यहाँ पर एरर दे देंगे। इसी तरीके से हम लोग न्यू एरर लिखेंगे, यहाँ पर न्यू एरर, और यहाँ पर एरर में पता नहीं क्या देता है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कंसोल में, बट मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया, इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। उस तरीके से आप न्यू पेंडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये न्यू पेंडिंग, और इसको भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया हुआ। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप असाइन कर दीजिए इन पे, फिर ये यहाँ पर कहीं भी यूज़ करने के लायक हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ कहाँ खत्म होता है पहले वो देखना पड़ेगा। तो ये हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यूज़ फेच हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो हमें यूज़ फेच के ठीक नीचे यहाँ पर देना है न्यू प्रोडक्ट डॉट वैल्यू इक्वल डेटा डॉट वैल्यू, ये मैं असाइन करता हूँ। उसके बाद उसी तरीके से न्यू एरर डॉट वैल्यू इक्वल एरर डॉट वैल्यू, और इसी तरीके से पेंडिंग के लिए भी कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे न्यू पेंडिंग डॉट वैल्यू, और यहाँ पर पेंडिंग डॉट वैल्यू, और बेहतर लिखा जा सकता है, बट अभी एग्जांपल के लिए मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। अब आपको न्यू प्रोडक्ट लिखना है जहाँ जहाँ भी लिखना है, आपको न्यू एरर लिखना है जहाँ जहाँ भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर एरर है तो न्यू एरर यहाँ पर लिखना है, ये न्यू एरर यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से न्यू पेंडिंग लिखना है, जहाँ भी पेंडिंग लिखा है यहाँ पर पेंडिंग न्यू पेंडिंग ऐसे लिखना है। फिर न्यू प्रोडक्ट इसको कॉपी करते हैं, और जहाँ जहाँ भी प्रोडक्ट होगा, जैसे जहाँ जहाँ भी प्रोडक्ट सब जगह सेलेक्ट कर लेते हैं और सब जगह पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा काम हो गया। तो जो ऐड हो रहा है वह प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिखने वाला है। ओके, सो आई थिंक इतना काम हो गया हमारा, और हमें बस इस फंक्शन को कॉल करवाना है किसी के क्लिक होने पर। ऐसे ही कॉल कर देंगे तो ये इनिशियली हमारा पेज लोड पे हमारा ये ऐड हो जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझे किसी बटन के क्लिक, जैसे सबमिट बटन होता है तभी हमारा ऐड होता है, तो वही हम लोग फंक्शनलिटी यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक बटन बनाते हैं, सबसे नीचे बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनाएंगे भाई, बनाएंगे इस न्यू प्रोडक्ट के बाहर आते हैं, यहाँ पर इस यहाँ पर लिखे बटन, और लिखे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट लिखा, और ये फंक्शन चलाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक और क्लिक होने पर ऐड प्रोडक्ट, ये वाला जो फंक्शन, इसको कॉल करवा देते हैं। चलिए अब देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आना है, और ये रिफ्रेश क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं, और एक बार हम लोग सर्वर फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, एक बार सर्वर हम लोग फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए और वापस से बस सर्वर रिस्टार्ट कीजिए। बस हमने बहुत ऐसे सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया, पता नहीं क्या क्या हो जाए एक बार लास्ट में देख के, तो इसलिए अभी हमने एक बार रिस्टार्ट करके देख लिया। देखिए होम पेज हमारा, अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पर, प्रोडक्ट्स में, तो हमारा सारा प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए सारा प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे तो एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे वैसे एक प्रोडक्ट हमारा ऐड होना चाहिए, और हमें वह यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई क्या
प्रॉब्लम है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मेरा नेट स्लो है इसी वजह से, बट दिख रहा है। वापस से दिखाता हूँ एक बार और, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स में सारा प्रोडक्ट दिखेगा, फिर ऐड प्रोडक्ट में आएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, देखिए हमारा एक नया प्रोडक्ट, नया इमेज आता है, बार बार नया इमेज आएगा, बट ये डेटा हमारे स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट भी हमारा काम कर रहा है। जब इस बटन पे क्लिक करते हैं ऐड प्रोडक्ट बटन पे, तो हमारा क्या होता है, हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये ऐड प्रोडक्ट। और ये क्या करता है, ये हमारे इस एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजता है यूज फेच का इस्तेमाल करके। भाई यूज फेच क्या करता है, ये वाला इस पे रिक्वेस्ट भेजा और पोस्ट मेथड है तो समझ जाता है कि डेटा आने वाला है। डेटा हमारा फॉर्म डेटा पे आ रहा है, यानी कि ये पूरा डेटा चला जाता है बैकएंड पे सर्वर के पास। और वो क्या करता है, वो वहाँ पर डेटाबेस में रखने का कोड लिखा गया होगा बैकएंड में, चाहे वो लारावेल हो या फिर जेंगो हो या फिर नोड एक्सप्रेस या फिर कोई भी बैकएंड का लैंग्वेज हो या फिर फ्रेमवर्क हो, और डेटाबेस में सेव कर देगा। और वो रिस्पॉन्स के तौर पर हमें रिटर्न करता है कि जो नया डेटा हमने ऐड किया वो रिटर्न करता है, जो हमें मिलता है यहाँ पर, कहाँ पर, इस डेटा में। और वही डेटा हमने असाइन कर दिया न्यू प्रोडक्ट पे, और जो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले होके दिख जाता है वेब पेज पे। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। अगर कोई एरर आता तो एरर पे आता, वह एरर हमें यहाँ पर दिख जाता, वो एरर आपको यहाँ पर टेम्पलेट में दिखता, इस तरीके से पेंडिंग का हमें यहाँ पर दिखता। तो इस तरीके से ये लॉजिक है और कुछ खास इसमें है नहीं। तो लॉजिक आपको समझ में आया एग्जीक्यूशन का। अभी मैं कह रहा था कि आप चाहें तो ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं एक साथ, इसको आप अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से तक का कट कीजिए और इसका एक अलग बनाइए ऑप्शन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखिए कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखिए ऑप्शंस और इक्वल, देन इसको पेस्ट कीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन एक अलग हो गया, तो क्लीन दिखता है इस तरीके से और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको कॉमा देना है, इसको पेस्ट करना है। तो आप वैसे ही यहाँ यहीं पर लिखिए या फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिखिए, बात एक ही है। इसको सेव किया, अभी देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आएंगे, ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, देखिए नया प्रोडक्ट हमारा ऐड हो रहा है। या ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट ऐड हो रहा था, आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके देखेंगे इसको, नहीं ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये डमी एपीआई है, फेक एपीआई है। डेटाबेस में से इसके डेटाबेस में जाकर सेव नहीं होता, बस आपको ये टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है, ना ही यहाँ दिखेगा और ना ही आप यहाँ जाके देखिएगा, तो यहाँ भी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, ये बात यहाँ लिखी हुई रहती है, बट आप लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमको बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐड किया तो इसके डेटाबेस में जाकर सेव होगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर इन लोगों का तो बैंड बच जाएगा, बिकॉज आप लोग तो बैठ के इसके डेटाबेस भर दीजिएगा, इसलिए वैसा कुछ होता नहीं है, वह ऐड नहीं होता। ना डिलीट करने पर डिलीट होगा, ना अपडेट करने पर अपडेट होगा, ना ऐड करने पर ऐड होगा, बस डेटा फेच होगा और ऐड होता हुआ लगेगा कि हाँ ऐड हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में इन डेटाबेस में जाता नहीं है। सो पोस्ट टिकट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं पुट मेथड लगा के, डिलीट कर सकते हैं डिलीट मेथड लगा के, पार्शियली अपडेट करना हो तो पैच मेथड लगा सकते हैं। वो सारा हम काम कर सकते हैं इसमें यूज फेच का इस्तेमाल करके। ओके, यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं, ध्यान में रखिएगा जिससे कि आप इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब मैं आपको इसी में लेजी बता देता हूँ, लेजी यूज लेजी फेच। ठीक है, और देख लीजिए बिकॉज इसी के सिमिलर है, बस एक चीज में चेंज करना है और कुछ खास चेंज करना नहीं। तो यहाँ पर पेजेस में आते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर में एक नया पेज बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं लेजी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेजी डॉट व्यू ये नाम रखा। और हमें इसमें कॉपी करके पेस्ट करना है, बिकॉज मैं आपको सिर्फ फैच करना दिखाऊंगा, लेजी फैच। इसको कॉपी कर लेते हैं, जिसमें हमने यूज़ फैच से भी यूज़ किया था उसको हम लोग यूज़ लेजी फैच बनाएंगे। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसका नेव बार बना लेते हैं। यहाँ पर आइए और एक नेविगेशन लिख देते हैं। यहाँ पर नेविगेशन क्या बनेगा, इसका नेविगेशन बनेगा प्रोडक्ट्स/लेजी। तो ये लिखा प्रोडक्ट्स/लेजी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। अभी इस पर लेजी नहीं लगा, लेजी लगा हुआ नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल सा। इसको कर देते हैं यहाँ से गायब, बिकॉज इतना लेने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे यूज़ लेजी फैच है। ये लिखा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे यूज़ फैच, बस इतना चेंज करना। तो लोग यहाँ पर आते हैं और देखिए आपको यहाँ पर एक दिख जाना चाहिए नया। इसको होम पे चलते हैं ना, होम पे चलते हैं। देखिए होम पे कुछ नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट्स पे आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आपका होगा वह। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये, बिकॉज ये नेटवर्क पे जाता है, रिक्वेस्ट फिर आता है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इस पर। हम लोग ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम लोग नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। लेजी प्रोडक्ट पे क्या होता है, लेजी प्रोडक्ट पे हमने लेजी प्रोडक्ट को लेजी फैच लगाया हुआ नहीं है, तो अभी ये प्रोडक्ट्स की तरह ही काम करेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका नाम कर देते हैं ऑल लेजी प्रोडक्ट, ऑल लेजी प्रोडक्ट। सो जो मैंने आपको शुरू में बताया था दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें होता क्या। जैसे हमने अभी यूज़ फैच ही लिखा, हम इसको चेंज करते हैं यूज़ लेजी फैच, इस तरीके से लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पर और होम पे चलते हैं वापस से, और हम लोग इसको मैं वापस से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हम लोग प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स इस तरीके से दिख जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी लोडिंग वगैरह नहीं दिखता हमारा, जब तक सारा डेटा आ नहीं जाता बैकएंड से, यानी कि एपीआई से रिक्वेस्ट, तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, ये भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। जब भी दिखता है सब कुछ एक साथ दिखता है, ये भी और ये सारा कुछ भी। लेकिन लेजी प्रोडक्ट में जब क्लिक करें तो आपको ये दिख जाएगा इनिशियली, फिर लोडिंग दिखता है, बिकॉज आपका डेटा आ ही रहा होता है, तब तक आपको ये दिख जाता है। बिकॉज इनिशियली ये दिख जाए यूज़र को, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कुछ तो दिख रहा है, जल्दी होता है, फास्ट होता है। इसके कंपैरिजन में ये वाला फास्ट है,
ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया था उस वक्त डेफिनेशन में, अगर आपको याद होगा डेफिनेशन में जब मैं आपको बता रहा था कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कि प्रोडक्ट यानी कि यूज फेच जो होता है वो क्या करता है, सारा डेटा एक साथ आ जाता है, उसके बाद यहाँ पेज में दिखाता है। जबकि लेजी प्रोडक्ट क्या करता है, लेजी प्रोडक्ट जो कंपोनेंट्स इनिशियली दिख सकते हैं उनको दिखा दो, लेकिन जिसमें टाइम लगेगा वह थोड़ा सा लेट से आपको दिखेगा। यानी कि ये सब कुछ एक साथ दिखाने वाली चीज़ पे भरोसा नहीं करते। ये कहता है कि जो दिख सकता है जल्दी से उसको दिखा दो, जिसमें लेट लगेगा वह जब आएगा तब दिखाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। प्रोडक्ट्स में जाएंगे आपको एक साथ सब कुछ दिखता है, लेकिन लेजी प्रोडक्ट में आपको दिखता है थोड़ी सी देर में। अभी यहाँ पर एक बार ये कैशे हो जाने के बाद एक साथ दिखने लगता है, ये भी आप सारा ध्यान में रखिएगा। एक बार जब कैशे हो जाए तो फिर आपका लेजी लोडिंग जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ये कैशे भी करता है ताकि आपको फास्ट पेज परफॉर्म करे। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर देख भी लिया, और होपफुली कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी इतना देखने के बाद आप यूज फेच और यूज लेजी फेच दोनों को यूज भी कर सकते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको कहाँ पर यूज करना चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी रिफ्रेश देख लेते हैं कि रिफ्रेश का क्या मीनिंग होता है। उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट्स पेज में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन बनाएंगे और सभी रिफ्रेश फंक्शन को अलग अलग दिखेंगे। तो यूज लेजी फेच हमारा खत्म हो जाता है और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अभी आइए कोड में यहाँ पर, और इस कोड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर लेता हूँ मैं, नहीं इसमें नहीं, लेजी वाले पे नहीं भाई, इस पे नहीं करना, मुझे काम करना है किस पे, इंडेक्स पे, यानी कि प्रोडक्ट वाले पे। ठीक है, जिसमें यूज फेच लगा हुआ है, इस पे आप उसमें भी कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर करते हैं। तो रिफ्रेश डेटा मैंने लिख दिया, और हम लोग यहाँ पर एक अपना फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन लिखेंगे रिफ्रेश प्रोडक्ट, ये नाम रखा, और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश को कॉल करेंगे। बहुत ही इनिशियल मैं इस फंक्शन का यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जब आप रिफ्रेश यहाँ लिखते हैं तो ये आपका इंपोर्ट यहाँ रहना चाहिए, वरना आपका काम नहीं करेगा। अभी ये हमारा फंक्शन चले एक बटन के क्लिक होने पे, तो वो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर ऑल पेज के नीचे या फिर ऊपर, यहाँ बना लेते हैं। इसको सेव किया, और देखिए मैंने इस फंक्शन को क्लिक होने पर कॉल कर दिया हुआ है। अभी इसके अंदर जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश चलेगा और हमारा डेटा रिफ्रेश होगा। और होम में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। होम में जाके इसको देखने के लिए आपको इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब में जाना चाहिए। वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट होता हुआ दिखाई देगा जब भी ये फैच करेगा, रिफ्रेश करेगा डेटा। तब देखिए हम लोग प्रोडक्ट में चलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में आपको ये सारी इमेजेस वगैरह दिखाई देती है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। जब भी हम लोग रिफ्रेश प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिफ्रेश फंक्शन कॉल होगा। वो क्या करेगा, हमारे इस डेटा को रिफ्रेश करेगा, यानी कि हमारा डेटा फिर से आएगा। तो इससे रिफ्रेश प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे प्रोडक्ट हमारा फिर से इस पे आया और हमारा सारा डेटा फिर से वापस दिख जाता है। ये पहला था। अब इसी तरीके से रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा, डेफिनेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा यहाँ पर आप देखते हैं, इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से एग्जामिन करना है जैसे मैंने इसको क्या रिफ्रेश एक बार प्रोडक्ट को, तो सब कुछ दिखता है। इसको करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस आपको देखिए यहाँ पर दिखता है प्रोडक्ट पूरा सारा डेटा। देखिए इससे रिफ्रेश प्रोडक्ट तो जो हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा भी हमारा कॉल होता है। वो क्या करता है, वह करंट पेज में जो भी डेटा फेचिंग हो रहा होगा उसको रिफ्रेश कर देता है। साथ में करंट पेज में अगर आपने यूज़ किया होगा यूज़ एसिंग डेटा या फिर यूज़ लेजी सिंग डेटा या फिर यूज़ फेच या फिर यूज़ लेजी फेच, तो उसके कैशे को भी क्लियर कर देगा। तो ये आपका फिर से आपका कैशे क्लियर होकर फिर से दोबारा से आपका डेटा आएगा। और ये सिर्फ इसी करंट पेज के लिए है। लेकिन आप अगर दूसरा देखें जो हमारा नेक्स्ट है इसमें, जो कि है क्लियर नेक्स्ट डेटा, इसे कॉपी कर लें, क्या इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और कमेंट्स आउट करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश की जगह पर हम लोग करेंगे क्लियर नेक्स्ट डेटा, क्लियर नेक्स्ट डेटा। ये तो ये क्या करता है, ये हमारा अनदर पेज के डेटा फेचिंग को इनवैलिड करके कैशे क्लियर करके कैसे डिलीट वगैरह करके सारा हमें काम करके देता है। इसको अगर मैं सेव करूँ, अभी सेव करके मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अभी मैं होम में आते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट में आया, प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है। लेजी प्रोडक्ट में आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कैशे हो चुका है, इसको रिफ्रेश करते हैं। वही प्रोडक्ट में जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट दिखाई देता है। लेजी प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमें लोडिंग होगा, फिर हमें डेटा दिखाई देता है, बिकॉज ये इसका नेचर है, लेजी है। अब जब भी आप लेजी प्रोडक्ट पे आएंगे तो आपको डेटा दिख जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज वो कैशे करके बना हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं इसको क्लियर करना तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये क्या करेगा, ये क्लियर नेक्स्ट डेटा को कॉल करेगा, जिससे आपका डेटा कैशे वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। और साथ ही साथ आप जब इस लेजी प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको लोडिंग होके डेटा दिखेगा, आपको प्रोडक्ट में भी आपका डेटा दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में भी दिखेगा, लेजी प्रोडक्ट में अब कैशे हो जाएगा तब इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा में और क्लियर नेक्स्ट डेटा में। रिफ्रेश नेक्स्ट डेटा क्लियर करता है करंट पेज और क्लियर नेक्स्ट डेटा अनदर पेज की कैशे वगैरह को क्लियर करता है। इसे अच्छे ध्यान में रखिए और फिर आप इसका भी यूज़ कर पाएंगे। तो बस दोस्तों इतना ही है। इसमें काफ़ी सारा समय ले लिया मैंने, आपको करीब 1 घंटा 20 मिनट के लगभग समय आई थिंक इसमें बीत चुका है। 2 हुक हमने देखा, बहुत ही डिटेल में देखा। बस इसको ध्यान में रखिए, आगे जब भी देखेंगे इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में बता दूंगा और 2 हुक, पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा उसको बताने में, तो हम लोग उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा जिससे कि आपको चीज़ें कंटेंटली अच्छे तरीके से समझ में। आप इसको देखिए फिर आप उसको
उसको देख लीजिए तुरंत ही, अगर वो अवेलेबल है, अवेलेबल हो ही जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए ताकि आप 4 हुक को एक साथ समझ सकेंगे, ठीक है। ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, यूज़ फेच का ही वो एक अलग वर्जन है समझ लीजिए, जिसमें लोग एसिंक डेटा देखेंगे, यूज़ एसिंक डेटा, उसमें हमें एक डॉलर सिंबल फेच एक मिलता है, वह हमें देखना होता है प्रॉपर्टी। सो इसमें इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखना है, 2 और हुक बचे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और इसी कोड को यूज़ करेंगे वहाँ पर, बट नया प्रोजेक्ट बनाकर, बट कोड हमारा यही रहेगा। उसको देखने के लिए इसको देखना ज़रूरी है और इसको देखने के बाद आपको उसको देखना ज़रूरी है। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।